Hello everyone, good morning student. I am Nasruddin Chaudhary. Today topic is Ohm's law in vector form, chapter number 5, chapter name electric resistance and Ohm's law. पर क्लास का हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ लिया था, Ohm's law के बारे में पढ़ लिया था. जनरल लॉ हमने एक्सप्रेशन करके वहाँ से इसका डेरिवेशन करके हमने वो निकाल लिया था. उसके बाद हमने रिलेशन भी पढ़ लिया था. V और I में क्या रिलेशन होता है. तो डायमेंशन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पढ़ ली थी हमने. रेजिस्टिविटी हमने रो निकाल दिया था. तो रो के साथ हमने कैपेसिटेंस का भी रिलेशन निकाल दिया था. तो कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन आया था हमारा सिग्मा इक्वल टू 1/रो. ये वाला रिलेशन आया था कैपेसिटेंस के साथ. लास्ट में पे किया था हमने सिग्मा इक्वल टू 1/रो. रो क्या था? रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेल. ये सिग्मा क्या है? मेरा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. ये क्या है? एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस होता है जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा होता है. किसकी? कैपेसिटर. इसको याद रखना बच्चों. इसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब यही है मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे इसे. अब इसके बाद हमको आज कंप्लीटेंस का डायमेंशन फार्मूला भी हमने बता दिया था कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है. L माइनस n टू द पावर -1 L - 3 8 टू द पावर 3 8 टू द पावर 2. ये मेरा डायमेंशन फार्मूला आ गया था इसका. अब अगर इसकी बात करें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म. चाहे ओम्स लॉ जो था उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन किया जाए या वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है इसका. क्लियर? ये हमको इसमें कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे किसका? रेजिस्टेंस. ठीक है. आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इसमें आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्टूडेंट. आवाज आ रही हो तो देखो इसमें द वेरिएशन ऑफ करंट विद द वोल्टेज इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ as it connected with the total area touch which current flows. Let the situation be considered at a point then the Ohm's law in this form is known as Ohm's law in microscopic form. फॉर्म इक्वेशन नंबर जो लास्ट की इक्वेशन आई थी हमारी V इक्वल टू या पोटेंशियल के साथ हमने रिलेशन दिया था. V इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ m अपॉन n e स्क्वायर टाउ और क्या था मेरे पास a l अपॉन a इंटू i. l अपॉन a इंटू i ये याद. ठीक है. ये रिलेशन हमने पीछे निकाला था. अब एक बात कहिए, ये मैं एक बात तुमको रिमाइंड करा देता हूँ कि n क्या था मेरा वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी इसमें कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही थी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम आफ्टर कोलिजन. ठीक है बेटा. ये l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर. जिस लेंथ में मैं फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है किसी वायर में, वो वायर कैसा है? मेरा कंडक्टर वायर या कंडक्टिंग वायर है. ठीक है बेटा. इसकी जो लेंथ मानी थी मैंने क्या मानी थी? l मानी थी. a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. जो मैंने वायर लिया था या जो भी मैं कंडक्टर मटेरियल यूज कर रहा हूँ उसका ये एरिया हो गया a. और I इज द फ्लो करंट. ये तो समझ रहे होंगे भैया. और V इज द पोटेंशियल. ठीक है बेटे. अब इसके बाद यहाँ से मैं रिलेशन निकालता होता हूँ. ये रिलेशन आएगा तो इस वाले L को इसका क्या हो रहा है लगा के डिवाइड हो जाएगा. तो V अपॉन L इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ ये हो जाएगा I अपॉन e. क्यों है? यही है. बहुत सुंदर. तो इसको क्या बोलेंगे हम? करंट डेंसिटी. ये क्या बन गया मेरा? करंट डेंसिटी. आप लोगों को मैंने पढ़ाया था शुरुआत में ही. ये पार्ट 3 है. इसको याद रखना पार्ट 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए ना. ये क्या है मेरा? पार्ट 3. क्लियर? इसके बाद की बात करें तो ये क्या होगा मेरा? करंट डेंसिटी. इसे क्या बोलूंगा मैं? करंट डेंसिटी. मेरा आ गया करंट डेंसिटी की अगर बात करें तो क्या है? रेशियो ऑफ करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. यही तो ना. तो ये देखिएगा इसे किससे नोट करना था? J से. किससे बेटा? J. ऐसे. तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन L इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ. और ये हो जाएगा J. क्या हो जाएगा? J. भाई यहाँ तक बात बहुत अच्छी लगी. और एक बात देखिएगा यहाँ पर ये क्या होगा?
अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है ये मेरा, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि V अपॉन L इक्वल टू E। जब नजर बात की जाए वेक्टर फॉर्म में तो सब कुछ समझ में आना है। यहाँ से मेरा E बन गया और ये क्या है मेरा रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर बात करें इसकी तो ये क्या बनेगा मेरा, मैंने पीछे उस वाले वीडियो में बताया था पार्ट 2 में कि ये मेरा क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गया। ये रहेगा M अपॉन M E स्क्वायर टाउ इक्वल टू रो। ये क्या होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये मेरा रो जो होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगा। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ई रहेगा, वेक्टर ई इक्वल टू ये क्या होगा रो वेक्टर जे। कुछ समझ में आया यहाँ से, एकदम बढ़िया कहानी बन रही है। ये क्या बनेगा वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर रो जे। अब बताइएगा रो इक्वल टू क्या होता है, मैंने शुरुआत में अभी इसे वीडियो को स्टार्ट करने वाला बताया था, कंडक्टेंस की बात की थी, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। यही होता था ना कि मैंने अभी इसको स्टार्ट कराने से पहले बताया था कि सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये दिए हुए हैं, ये क्या है रेजिस्टिविटी और ये क्या है कंडक्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ से रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन निकालूंगा तो 1 अपॉन सिग्मा, 1 अपॉन सिग्मा। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस वाले इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिएगा। इसे ए इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो। बुक में नहीं दिया है, इसको जब मैं डायरेक्टली कहा दिया है मैं इसे ए कंसीडर कर लीजिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो, ये वाली इन दिस इक्वेशन को लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो इन इक्वेशन ए। कौन सी इक्वेशन पुट करना है, ए में पुट करना है। तो ए में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर ई इक्वल टू रो इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सिग्मा इनटू जे। और भैया इसे और सॉल्व करोगे आगे तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर जे करंट डेंसिटी इक्वल टू ई सिग्मा। ये आ गया मेरे पास, बहुत बात का निशान दीजिए। तो ये मेरे पास जो आया तो वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर ई इंटू सिग्मा। इसके बाद इससे क्या लिखना वेक्टर रोटेशन में, अगर इसे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अगर फॉर्म में लिखूं वेक्टर रोटेशन में। और इसमें देखो ये क्या है, ये जो सिग्मा है कैपेसिटेंस है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मेरा करंट डेंसिटी हो गया। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इसे कांस्टेंट कंसीडर कर दूं, इस वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट कंसीडर कर दिया तो सिग्मा इज अ कांस्टेंट। भैया कांस्टेंट है ना, क्योंकि क्या है कंडक्टेंस तो कांस्टेंट ही होता है, तो मैग्नीट्यूड वो तो वेरी करता नहीं है। अब एक बात देखिएगा यहाँ से इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई। तो क्या है, तो जो करंट डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसे इंक्रीज करूंगा करंट डेंसिटी आल्सो इंक्रीज, अगर मैं इसे डिक्रीज करूंगा तो करंट डेंसिटी आल्सो डिक्रीज। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई डाउट? यहां से डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। अगर और थोड़ा आगे देखें तो R इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक रिलेशन आता है नेक्स्ट पॉइंट है इसलिए तो डिपेंडेंस अगर देखिए R की तो डिपेंडेंस क्या है, ठीक है। R इक्वल टू मेरे पास निकल के आया था m अपॉन m e स्क्वायर टाउ l अपॉन ए। निकल के आया था और कुछ आया था बच्चों नीचे वाले इक्वेशन में l अपॉन a। अब इसमें एक बात बताइए कि यहाँ पर ये वाली इक्वेशन क्या बन रही है,
इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, अरे रियल सिंगुलर कह रहे पीछे, ये क्या था, ये यही तो है मासन, ये रहा, ये यहाँ पर लग रहे, ये क्या है रजिस्टिविटी, क्या है बेटा रजिस्टिविटी, जो तो ये आया था R इक्वल्स टू L अपॉन ए, ये आया था। अब यहाँ से अब इससे कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिएगा, ये क्या है इज आर कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A। देखो दोनों अलग अलग मैंने लिख दिया है, ये दोनों लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, इस वाले रिलेशन से देखिएगा यहाँ पर कि अगर मैं किसी भी वायर की लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेंथ इंक्रीज करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं डिपेंडेंसी निकाली यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि जो मैं वायर ले रहा हूँ उस वायर के किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। तो बेटा देखो यहाँ से दो चीज तो मैंने क्लियर निकाल दी, तो एक तो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, तो जैसे जैसे मैं अगर वायर की लेंथ बढ़ाई, सपोज दैट ये मेरा कोई वायर है, इसकी लेंथ अगर इतनी ले रहा हूँ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज लेंथ करूंगा तो रेजिस्टेंस ही मेरा क्या होगा, डिक्रीज, और जैसे इंक्रीज लेंथ करूंगा तो रेजिस्टेंस का इंक्रीज। तभी तो कहते हैं छोटे से वायर में, तो घरों में वायरिंग कर रहे होते छोटा सा वायर होता है तो अच्छा आउटपुट देता है, मतलब अच्छा करंट उसमें से क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है एकदम बढ़िया। तो क्या है, किस पर डिपेंड है, उस वायर की लेंथ कम है तभी तो आपको सही वोल्टेज मिल रहा होता है, और उसी वायर की लेंथ तुम मान के चलो 100 मीटर 200 मीटर कर दो 300 मीटर कर दो, क्या उतना वोल्टेज तुम्हें मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है किसी वायर की तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये डिपेंडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A। तो ये क्या बता रहा है कि अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल वायर का एरिया डिक्रीज कर दूं, क्या एरिया डिक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस भी मेरा डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और किसी वायर का एरिया इंक्रीज कर दूंगा, मतलब एरिया या किसी क्रॉस सेक्शनल वायर का, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इसकी डिपेंडेंसी निकल आएगी। Your next topic is the fact of temperature of resistivity। कि जो रेजिस्टिविटी या और रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में लिख सकता हूँ मैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जो टेम्परेचर है उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या इफेक्ट होता है, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर, ऐसा कुछ नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ बात होगी रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टू ही कंडीशन अराइज होगी, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखते हैं या डायरेक्ट। अब देखते हैं रिलेशन होता क्या है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। लिख ले रहा है इसमें थोड़ा सा, एट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इफ द रेजिस्टेंस of the wire at 0 degree Celsius is R naught मान लेता हूँ, R naught मान लेता हूँ, और बेटा T डिग्री सेल्सियस पर एंड एट T डिग्री सेल्सियस भी RT एंड T डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस at T डिग्री सेल्सियस इज RT। कोई वायर है, उस वायर का टेम्परेचर जब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस रखा, क्या रखा, 0 डिग्री सेल्सियस रखा, सपोज दैट ये वाला वायर है, अब इस वायर को मैंने टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इस वाले वायर
तो इस वाले वायर को जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R0। क्या मान लिया? R0 पे इसका जो रेजिस्टेंस है R0 होगा। अब इस वायर को मैंने मान लो 3 डिग्री टेम्परेचर दे दिया। 3 डिग्री तो तुम समझ गए होंगे, तो 3 डिग्री मैंने इसे टेम्परेचर दे दिया। अब इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया क्या? RT। तो इसका क्या मतलब है? तो रिलेशन क्या होगा लिख लेना, विल बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा 10th में कि RT इक्वल्स टू अल्फा, ये अल्फा है, प्रोपोर्शनल वाला साइन नहीं है, अल्फा या ऐसे लिखे R0 1 प्लस अल्फा T। ये देखो T डिग्री लगा लेना ऊपर, T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये यहाँ तक हम समझ आ रही है, एक्सप्रेशन आ गया। R is the final resistance of the wire at T degree Celsius and R0 is the resistance of the wire, initial resistance of the wire at 0 degree Celsius। and alpha क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें यहाँ पर, तो अल्फा क्या होगा? where alpha is the constant which is called temperature coefficient of resistance। इसे बोलेंगे अल्फा को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चों? ये क्या होगा? अल्फा जो होगा मेरे पास, ये क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए, बहुत सुंदर तरीके से वैल्यू निकालना है आपको अल्फा का। अल्फा निकाल दीजिएगा यहाँ से। देखो भैया अल्फा कैसे निकलेगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो RT इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा T डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे, इसे इधर ले आएंगे और इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसे इधर ले आएंगे तो RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद मुझे अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो ऐसे लिख लीजिएगा इसे प्रॉपर वे में। R0 अल्फा T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू RT माइनस R0। और थोड़ा और सॉल्व करोगे आगे तो आगे क्या हो जाएगा? मुझे ये वैल्यू निकालना है, तो R0 और T डिग्री का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 T, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बहुत सुंदर कहानी बनने जा रही है यहाँ से, तो ये हो जाएगा अल्फे की वैल्यू हो जाएगी अल्फा इक्वल्स टू, या तो इतना ही लिख दीजिए और आगे सॉल्व करना चाहोगे तो कर लेना, वैसे अलग अलग सेपरेशन फॉर्म में लिखेंगे तो अलग अलग सेपरेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RT अपॉन R0 into T डिग्री सेल्सियस माइनस 1 अपॉन T डिग्री सेल्सियस, ये हो, ठीक है। ओके बच्चों, ये यहां तक आएगा। ये किसमें आएगा? पर डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। यहां तक हमारा ये कंप्लीट होता है। और करना चाहो तो कर सकते हो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T, R0 इंटू T, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मूला सेम। तो अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, देखो जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T आएगा पर डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा इसे आगे और सॉल्व करेंगे कि सपोज R0 का वैल्यू मान लिया, T 1 डिग्री सेल्सियस मान लिया, अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 हो जाएगा। अगर मैं R0 का वैल्यू मान लेता हूँ 1 और T डिग्री मान लिया मैंने क्या? 1 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा if R0 equals to 1 ohm and T degree R equals to 1 degree Celsius, then alpha equals to RT minus R0 हो जाएगा, RT minus R0 हो जाएगा। अगर किसी भी
वायर का रेजिस्टेंस मान लेता हूँ आर नॉट मान लिया मैंने 1 ओम और टेम्परेचर मान लिया मैंने 1 डिग्री, तो जो वैल्यू होगा अल्फा का वो कितना होगा आर टी माइनस आर नॉट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा, वेयर टी एक्चुअल टेम्परेचर, यहाँ से और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये निकल के आएगा मेरा आर टी माइनस आर नॉट। आर नॉट अगर यहाँ से आर टी का वैल्यू और निकालें टी डिग्री सेल्सियस पर, इस पर टी डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में चेंज कर सकते हो। तो जनरल इक्वेशन इसी को कंसीडर करके तो नेक्स्ट में क्या रिलेशन मिल रहा है यहाँ से, अगर मैं इसे यहाँ टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस मानूं, इफ द टेम्परेचर इज टी डिग्री सेल्सियस या टी डिग्री मान लिया, तो मैं देखता हूँ कि अगर टोटल रेजिस्टेंस जैसे आर मान लूं, क्या मान लूं कि आर क्या आ गया, और ये मेरा क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यही तो ना। तो टेम्परेचर इसके साथ में कोएफिशिएंट है, इसके साथ में टेम्परेचर टी मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू टी अल्फा या अल्फा टी। अब इसे आप सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा क्या है मेरा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट के सिंबल को हटाएं तो ये क्या होगा मेरा आर होगा। तो आर इज इक्वल टू अल्फा टी, और इस अल्फा को क्या है कांस्टेंट ही तो है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है क्या है अल्फा। इस अल्फा को ब्रेक करने के बाद क्या होगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। देखो बहुत शॉर्ट किया है बच्चों, ऐसे समझिएगा, बुक में क्या 273 कुछ 73 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग समझना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग समझ लेना, नहीं जनरली आना इतना आया। ठीक है, तो आर इज इनवर्सली नहीं होगा, क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। इसका क्या मतलब है, अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस भी मेरा कम है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ऑल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। दैट इज क्लियर बच्चों, ये इसके साथ रिलेशन आ रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ देखने को मुझे मिले तो क्या है, देखो आर और टी के बीच में अगर मैं ग्राफ देखूंगा ये ऐसे, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं पी नॉट, और यहाँ पर जो वायर ले लिया मैंने इसका, यहाँ पर ये टेम्परेचर पी होगा, और ये मेरा पूरा और ये मेरा ओरिजिन। तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्या मिलेगा ये क्या मिलेगा ग्राफ मिलेगा, क्या मिल रहा है बेटा ग्राफ मिल रहा है। क्लियर, इसके बाद नाइक्रोम के लिए अलग मिलेगा, ये किसके लिए है सी के लिए कॉपर। नाइक्रोम का अगर नाइक्रोम में अगर देखो इसका रिलेशन, तो नाइक्रोम कुछ इस प्रकार से मिलेगा। नाइक्रोम में कैसे मिलेगा, नाइक्रोम में से वैसे ही होगा, बस इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरा पी होगा, ये मेरा पी नॉट होगा बच्चों, और ये मेरा पी, ये मेरा ओरिजिन हो गया, और मेरा टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रकार से मुझे नाइक्रोम मिलेगा, किसे मिलेगा नाइक्रोम। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ फेलोज पढ़ लेना। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जानते हो सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम सिलिकॉन, ये हमारे सेमीकंडक्टर में कुछ क्या मिलता है, सेमीकंडक्टर ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा मुझे ऑलवेज। ये चैप्टर सेमीकंडक्टर वाला जो है सेकंड फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स है क्लास 12 की पार्ट 2, उसमें चैप्टर नंबर यूनिट नंबर लास्ट का है, उसमें एक अलग यूनिट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर्स। तो उसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले। फिलहाल आप इसमें ग्राफ तो देख लीजिएगा, सेमीकंडक्टर ग्राफ किस प्रकार से मिलता है। और मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो सेमीकंडक्टर वाले का डिस्कस नहीं किया था, फिर सेमीकंडक्टर के लिए होगा, इसके लिए होगा बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए पी पढ़ रहे हैं, पी और दूसरा पी फॉर सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर्स के लिए होगा जैसे कि सिलिकॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा है। क्लियर बच्चों, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको सेमीकंडक्टर किसमें, ये उसमें पढ़ाएंगे आपको पार्ट सेकंड। अगर मैं इसमें कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी, तो कॉपर होता है ना,
उसकी ऑलवेज सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है? सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। तो देखा है हमने यहाँ पर क्या है, सबसे कम रेजिस्टिविटी है कॉपर की, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है? सबसे हाई होती है। वो लगभग कितनी होती है कंडक्टिविटी? देख लेना, कंडक्टिविटी तभी तो कहते हैं कि जो कॉपर होता है वो प्योर होता है, किसके लिए? कंडक्टर्स की फॉर्म में कॉपर को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? 5.8 into 10 to the power 7, 5.8 into 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर। ठीक है, इतनी सी कंडक्टिविटी होती है। ये सब लोग याद रखना। The next topic है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। देखो ये क्या है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। एज अ प्रैक्टिकल के फॉर्म में अगर हम देखें, हम लोगों ने रेजिस्टेंस कुछ मुझे इस प्रकार से मिलेगा, एक एंड ऐसा होगा, एक दो टर्मिनल होंगे ऐसे, ठीक है। अब उस रेजिस्टेंस जो मुझे मिला है, डिवाइस मिली है, उसका मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो उस रेजिस्टेंस को तुमने देखा, अगर हम कोई रेजिस्टेंस ले रहे होते हैं तो उस पर ऐसे ऐसे करके कलर्स की कोडिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है? कलर्स की कोडिंग हो रही होती है, रिंग टाइप, जिसमें रिंग टाइप, ठीक है ना। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस ये वाला टॉपिक है। इसमें क्या है कि किसी भी डिवाइस की या किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितने ओम का, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, कलर कोडिंग का। इसकी वैल्यूज क्या है वो ऑलरेडी पहले से प्रीफिक्स है। क्या बेटा? प्रीफिक्स है। अगर कलर कोडिंग के बारे में हम देखें कि जैसे कि हमने कोई डिवाइस लिया या रेजिस्टेंस लिया और मैंने कहा कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर कलर्स की कोडिंग होती है कि ये मान के चलो ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये येलो है, ये सिल्वर है, ऐसे करके कोडिंग होती है उसमें रिंग टाइप। इसमें बेटा रिंग टाइप या सर्कुलर टाइप में। तो अब आपसे कहूँगा इसका रेजिस्टेंस बताइए कि कितने रेजिस्टेंस का है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको यूज करके उसका रेजिस्टेंस बना दो, कलर कोड वाला। तो इसमें क्या होता है कि ये एक फॉर्मूला है, शॉर्ट में कर लेना कि 0 1 2 3 4 5, नेक्स्ट होगा 6 6 7 8 9, 6 6 7 8 ये 9, ये नंबर से आ रहा है, ठीक है ऐसे। अब इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका है बीबी रॉय, बीबी रॉय of Great Britain visited of Great Britain of Great Britain नेक्स्ट क्या आएगा? ऑफ ग्रेट ब्रिटेन visited गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, क्लियर। ये क्या होगा? ये फॉर्म आप इसको देखें तो बीबी रॉय का मतलब हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड। इसका मतलब हो गया ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ये क्या होगा? ऑफ का मतलब फर्स्ट वर्ड क्या है? ओ। तो ऑफ का मतलब सॉरी येलो तक हो गया ऑफ, और आगे तो जी फॉर ग्रेट, जी फॉर ग्रेट। ये ग्रेट यहाँ पर आएगा बेटा गेटवे। यहाँ पर ये ऑफ आएगा 5 6 7 8, यहाँ पर ये 9, सभी बार 9 गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ तक हो गया? ये येलो तक हो गया। ऑफ ग्रेट मतलब ग्रीन, जी फॉर मतलब ग्रीन,
green blue violet, green blue violet। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर बचा आपका गेट। गेट का मतलब होगा ग्रे एंड व्हाइट, एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट। ये हमारे कलर्स के नेम हुए। क्या हुए, कलर्स के नेम हुए रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया फिगर्स आ गए। तो रेस्पेक्टिव वाइल फॉर द थर्ड बैंड सी, वाइल फॉर द थर्ड बैंड सी दे करेस्पॉन्ड टू द मल्टीप्लायर। ये मेरा फर्स्ट बैंड हो गया, सेकंड बैंड हो गया, ये मेरा थर्ड बैंड हो गया। अब थर्ड बैंड के साथ ये किस में चलेगा, 10 टू द पावर में चलेगा। किस में चलेगा, 10 टू द पावर में चलेगा। मल्टीप्लायर 10 टू द पावर फॉर, लिख देना फॉर थर्ड बैंड मल्टीप्लाई बाय multiplier 10 to the power 0, 10 to the 1, 10 to the 2, 10 to the 3, 10 to the 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 और 10 to the power 9। ठीक है। यहाँ पर जो है एक इसका न्यूमेरिकल देखने को मिले तो क्या होगा, याद रखना है इन सबको बेटे। गोल्ड और सिल्वर के लिए स्पेशली अगर बात हो किसकी, गोल्ड एंड सिल्वर, क्या होगा 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -2। अगर गोल्ड और सिल्वर के लिए स्पेशल हम क्या ले रहे हैं, 10 टू द -1 लेंगे और 10 टू द -2 लेंगे। और आपकी बुक में ये दे रखा है पेज नंबर 204 पर, आपको पूरा टेबल बना हुआ है, इसके लर्न कर लेना बच्चों। वो कलर के लिए हाँ। अब इसका टॉलरेंस की अगर बात करें, फोर्थ बैंड ये होगा, फोर्थ बैंड डी होगा। इसका टॉलरेंस अगर मैं निकालूं, टॉलरेंस फॉर गोल्ड सिल्वर एंड ब्लू कलर, ये किसके लिए, टॉलरेंस फॉर गोल्ड and silver and no color, no। तो टॉलरेंस क्या होगा इसका, गोल्ड के लिए टॉलरेंस रखते हैं 7%, सिल्वर के लिए रखते हैं 10% और दो कलर के लिए रखते हैं हम 20%, है ना। जो देख, अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, और उससे समझ में आ जाएगा कि इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। Second band yellow and violet, the color of first and second band, the color of first and second band, ये कुछ मेरा फर्स्ट बैंड है, ये मेरा सेकंड बैंड है। इसका कलर दे रखा है येलो, एक का कलर दिया हुआ है आपको येलो एंड वॉयलेट, ये दिया है येलो और ये दिया है वॉयलेट। क्या करना, येलो एंड वॉयलेट। ठीक है ना, एक का वॉयलेट दिया है और एक का क्या दिया बेटा, येलो दिया है। अब क्या कर रहा है, तो करेस्पॉन्डिंग थर्ड बैंड ब्लू, तीसरा बैंड दिया हुआ है वो कौन सा है, ये ब्लू दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है। अब आपको क्या कह रहा है, ये थर्ड बैंड इज ब्लू। अब इसके बाद therefore value of the resistance is, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है आपको 4.47 into 10 to the power 6। अब एक बात बताइए कि आपको येलो कलर में क्या था, पहले येलो कलर कौन से नंबर पे आ रहा था, येलो कलर आ रहा है 4, कौन से बेटा 4। हम इसका फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस
ट्यूब डे तो ये किस पर 4 वॉलेट कितने पर आ रहा है 7 पे आ रहा था 4 into 7 into थर्ड कलर में क्या लेना था मुझे पावर में लेना था किसमें लेना था पावर में लेना था तो पावर में ये कौन सा कलर है ब्लू ब्लू कौन सा कलर आता है 10 to the power 6 पर कितने 10 to the power 6 अब पीछे ये क्या कर रहा है टॉलरेंस दे रखी है उसकी 5% किसकी गोल्ड की ये दी है वो क्या किसमें दे रखा है गोल्ड में तो इसकी टॉलरेंस क्या होगी प्लस माइनस 5% तो ये क्या हो जाएगा ओ रेजिस्टेंस निकलेगा इसका 4 into 47 into 10 to the power 6 प्लस माइनस 5% ओ ठीक है ना ऐसे में सर्किट्स के बहुत इजी है क्लियर इसका प्रैक्टिकल है हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे इसका कलर कोड का ओके नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑन दिस चैप्टर सॉरी इन दिस चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था कैपेसिटर डायग्राम वाले चैप्टर नंबर 4 में तो मैंने पढ़ाया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है तो टाइप से कॉम्बिनेशन होते हैं और जनरली ये चीज याद रखना आप लोग एक तो रेजिस्टेंस को किसमें कॉम्बिनेशन बनाया था इन सीरीज किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा बेटा एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन एक मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन अब देखो सर आप बोलेंगे सर ये बताइए कि सीरीज में ऐसा क्या है और पैरेलल में ऐसा क्या है कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो सीरीज के केस को अगर मैं बताऊं सबसे पहले इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है इसमें जो करंट जो होता है करंट का वैल्यू क्या होगा हर टर्मिनल पे सेम होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज अगर सीरीज की बात हम करें तो क्या होगा सीरीज में जो करंट होगा क्या बेटा करंट मतलब आई कैसा होगा सेम कैसा होगा सेम इसमें नो चेंज क्या होगा बेटा नो चेंज ठीक इसमें जो होगा उसमें क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसमें कुछ नहीं ठीक है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर टर्मिनल पे या रेजिस्टेंस पर सेम होगा इसमें करंट हर टर्मिनल पे या रेजिस्टेंस पर कैसा होगा सेम कैसा होगा सेम इसमें क्या होगा नो चेंज बस हो गई कहानी और सीरीज के केस में अगर देखें तो सपोज दैट ये वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे एक बैटरी लगा दी यहाँ पे बच्चों ऐसे इस प्रकार से ठीक है ऐसे ये वो सर्किट डिफाइन कर दिया मैंने और इस सर्किट को आई करंट देना स्टार्ट किया यानी बेटा आई करंट देना स्टार्ट किया इस प्रकार से आई दे रहा हूँ हर पॉइंट पर आई कैसा मिलेगा सेम ऐसे ठीक इसे मान लेता हूँ मैं R1 R2 R3 ये मेरा R2 तो मेरा इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा तो भैया R इक्विवेलेंट क्या होगा मतलब V बराबर क्या होता है IR होता है पोटेंशियल क्या है तो इसका पोटेंशियल यहाँ मैंने V1 सॉरी यहाँ V1 कंसीडर यहाँ V2 यहाँ V3 कंसीडर कर लो और यहाँ V4 तो दोनों पे मैंने कंसीडर कर लिया तो V1 बराबर क्या होगा यहाँ से निकाल दीजिएगा V1 इक्वल्स टू I1 अपॉन R1 इन सीरीज के केस में किसमें सीरीज के केस में देखो ये इसके साथ सीरीज में ये इसके साथ सीरीज में ये इसके साथ ठीक है तो V1 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो V1 बराबर क्या होता है V बराबर जनरल फॉर्मूला होता है लेना V इक्वल्स टू IR भैया ये तो होता है पोटेंशियल की और रेजिस्टेंस और करंट के साथ क्या रिलेशन होता है इक्वल्स टू IR इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड I इज द करंट फ्लो ऑफ द वायर एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या बैटरी कुछ बोल सकते हैं बच्चों तो इसके बाद यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा तो V1 इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा I इंटू R1 V2 इक्वल्स टू I इंटू R2 ऐसे ही V3 इक्वल्स टू
V3 equals to I3, sorry, IR3 and V4 equals to IR4. क्लियर? अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल पोटेंशियल क्या होगा? देखिएगा, टोटल पोटेंशियल बच्चों, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सर्किट सीरीज के केस में है। सर्किट का टोटल पोटेंशियल तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, दैट इज क्लियर। पुट करेंगे वैल्यूज उठा के, तो 1 R1 IR1 IR2 IR3 और IR4, क्लियर। B बराबर क्या था इक्वेशन पर फर्स्ट IR मतलब IR इक्वल्स टू, I कॉमन निकाल देते हैं बेटा, तो R1 R2 R3 प्लस R4, दैट इज क्लियर। I से I टर्मिनेट हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो बच्चों ये किसके केस में आया? रेजिस्टेंस जो है इनके सब पैरेलल नहीं सीरीज, किसमें आ गया? ये सीरीज के केस में। क्लियर? नोट डाउन कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल। पैरेलल की अगर बात करें, अब ये जो सर्किट था, यहाँ पर एक सर्किट डिजाइन करिए, पैरेलल केस क्या रहेगा? पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या रहेगा भैया? पोटेंशियल सेम रहेगा। सर्किट बनाइए पैरेलल के लिए। अब देखते हैं इन केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा? इस प्रकार से सर्किट देखते हैं इन पैरेलल में एक बैटरिया बना दिया ना, बैटरिया बना के एक रेजिस्टेंस दूसरा बढ़ गया बेटा, ये मैंने कुछ इस प्रकार से सर्किट डिजाइन कर लिया यहाँ पर। ये सर्किट बन गया मेरा, और इस वाले को यहाँ कनेक्ट मत करिएगा, इसको सीधे यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ मेरा R1 R2 ये रेजिस्टेंस लगा दिया R1 R2 R3। अब यहाँ से मैंने I करंट फ्लो दिया, यहाँ से मेरा I आ रहा है इस प्रकार से, यहाँ पर I आया, इधर गया I1, इधर आया I2, इधर आया I, निकल गया ऐसे। ठीक है, ये मेरा सर्किट बन गया। I1 R1 पर चला गया, I2 करंट R2 पर चला गया, I3 करंट R3 पर चला गया। अब देखते हैं इसमें, इससे मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस एक बताया था। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू IR, ये होता है V इक्वल्स टू IR। I इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? I इक्वल्स टू होगा मेरे पास V अपॉन R। ठीक, I इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन R। तो यहाँ से I इक्वल्स टू निकालेंगे सब पर, तो इसका पोटेंशियल यहाँ V टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V होगा, यहाँ पर सेम पोटेंशियल होगा। तो देख लेते हैं हम करते हुए इसका। तो I1 का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। टोटल करंट की बात होगी ना, टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? I1 का वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। इसे और सॉल्व करोगे आगे, ये हो जाएगा मेरे पास I इक्वल्स टू V मेरा कॉमन निकलेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3 I बराबर क्या था, I बराबर था V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R, V से V कट गया तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरा आ गया किसी केस में पैरेलल केस में। ठीक है बच्चों, ये दोनों केस मैंने आपको समझा दिए हैं कि पैरेलल केस में क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R, सॉरी 1 अपॉन R3। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल सीरीज केस में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दो आ रहे हैं। ठीक है, अब बात हो यहाँ पर इसकी, on the basis of series and parallel combination to prove the R is inversely proportional, sorry R is directly proportional, directly and inversely proportional L and A। ठीक है बेटा, तो जो R है directly proportional A और R सॉरी A है वो क्या है, inversely proportional A। तो ये मुझे प्रूव करना है, इन दोनों के केस में आप प्रूव कर लोगे तो R is L upon A, R is directly proportional to A and direct inversely proportional to, sorry directly proportional to L, inversely proportional to A। एंड ये प्रूव कैसे करना है आपको, सीरीज एंड पैरेलल वाले केस से आपको ये प्रूव करना है। कर लोगे बेटे, कुछ नहीं करना है आपको, R इक्वल्स टू R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश अप टू L टाइम्स मान, तो L R आ जाएगा वहां से, तो 1 अपॉन R सीरीज में मान लेंगे तो A अपॉन R डैश आ जाएगा वहां से, दोनों को बराबर रख दीजिएगा तो 1 अपॉन A, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A यहाँ से प्रूव हो जाएगा। कर लेंगे बेटा ये वीडियो सेल्फ नेक्स्ट टाइम। अब लास्ट टॉपिक है बेटा आपके बुक का पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालते हैं यहाँ से। Q इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आई थी ऐसे पढ़ा होगा गुलाम तो सूर्य चक्कर में आपने पढ़ा यूनिट है। ठीक है, और W इक्वल टू क्यू बी, W इक्वल टू क्यू बी जूल। श्री कृष्ण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ श्री कृष्ण नंबर सेकंड मान लीजिए। कुछ इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि वर्क डन का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कैरिंग द चार्ज Q फ्रॉम A टू B। द बॉक्स इज, जरा फिगर के अकॉर्डिंग को कुछ समझते हैं। तो ये मेरा वो बॉक्स लगा हुआ है, ये वाला यहाँ से ये बैटरी कनेक्ट कर दिया है मैंने कुछ इस प्रकार से, बैटरी आ रही थी ये ऐसे, ये बॉक्स प्लस माइनस, ओके बच्चों, इसमें आई करंट क्या हो रहा है, क्यू चार्ज हो रहा है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। अब देखिएगा इसका पोटेंशियल है V, ये A टू ठीक। अब क्या कह रहा है, W इक्वल टू Q इंटू V, वर्क डन पूछा है कितना वर्क डन होगा, A से B तक जाने में हमारे Q चार्ज और V पोटेंशियल कितना होगा, W इक्वल टू Q। ठीक है, B यहाँ दिख रहा है आपके लिए, तो Q इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो करंट, ऐसे हो सकते हैं ये चार्ज फ्लो चार्ज फ्लो करंट। ठीक है, यहाँ से हमने निकाले दोनों रिलेशंस निकाल दिए, तो यहाँ Q का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कितना होगा VIT, अरे भैया Q का वैल्यू कितना होगा, W इक्वल टू VIT जूल। कितना हो जाएगा, W इक्वल टू VI, यहाँ से वर्क करना है, क्या आ गया वर्क करना है, और यहीं से कई रिलेशन निकलते चलेंगे। R इक्वल टू क्या पढ़ा मैंने, V अपॉन I अभी पढ़ा था, तो V अपॉन I, तो V बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो गया आई आर। इसको इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से थर्ड कंसीडर करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, थर्ड क्या है मेरे पास, W इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू
कितना होगा आर आई स्क्वायर टी, एक रिलेशन ठीक है। दो रिलेशन निकल के आ गए, एक मेरे पास ये आ गया, एक मेरे पास ये है, ये ऑलरेडी पहले से ठीक। तो इस टेंस के क्रम में आ गया टू आर आई स्क्वायर टी आ गया, आर आई स्क्वायर टी। अब एक बात है डब्ल्यू इक्वल टू, यहां से मैं दे दूं v स्क्वायर टी अपॉन आर लिख सकता हूं इसे। भाई एक बात बताइए, v बराबर यहां से मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, एक ये निकल सकता है मेरा v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर टी अपॉन आर, क्लियर। एक मेरे पास ये भी तो मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन टी, v स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया। अब इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू W अपॉन T होता है। भाई यहाँ तो एनर्जी का आ गया कि U इक्वल टू ये मान लो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल टू, क्योंकि W इक्वल टू U इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, बस एक U, ठीक है। किसमें जूल में, जूल। ठीक, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा देखिएगा। इलेक्ट्रिकल पावर को अगर मैं समझा तो क्या होगा, P इक्वल टू W अपॉन टी वॉट, क्यों भाई यही होगा। अगर इसे मैं निकालूं, देखिएगा W के कई वैल्यूज आएंगे मेरे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि P इक्वल टू आर आई स्क्वायर टी अपॉन टी, तो T से T गया तो P इक्वल टू आर आई स्क्वायर, एक तो ये ठीक। दूसरा आ जाएगा मेरे पास P का वैल्यू, P इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर, V स्क्वायर टी अपॉन आर अपॉन टी, इसके बीच वन मान लीजिए, इसके साथ इसके साथ, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इक्वल टू T से T गया तो V स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा रिलेशन दिया। तीसरा आ जाएगा मेरे पास, तीसरा रिलेशन क्या आ जाएगा बच्चों, तीसरा आ जाएगा W इक्वल टू वी आई टी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई टी अपॉन टी, ये गया तो P इक्वल टू क्या हो गया वी आई, क्या हो गया वी आई। इसमें बहुत सारे निकलते आएंगे, ठीक है बेटे। ये मेरे पावर की बात होगी, यहाँ तक क्लियर, स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो वाट का फॉर्मूला यहाँ से लेके काफी हमारे निकल के आ गए, इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया, आई स्क्वायर आर आ गया, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन याद रखना, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में अगर देखा जाए तो 1 किलो वाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतनी एनर्जी ये कॉमर्शियल होती है। क्या होती है, कॉमर्शियल होती है, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ जो मेजर की जाती है वो की जाती है, 1 किलोवाट आवर में मेजर की जाती है, ठीक है। ये निकाल लोगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। अब पार्ट 4 में हम आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, पार्ट 4 में आपको हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू क्लास।